कल भाई बच्चों यहाँ तक हो गया था ना, ये क्यू बराबर एन ई ए डी तक हो गया था। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, जितने भी पी वाई क्यू आ रखे सारे लिखवा देता हूँ तो मैं, जो जो जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कि इस पर अभी एसएससी वाला सवाल नहीं मुझे मिला। ये बेटा सवाल था आरआरबी जेई 2019। ये जितने 2 4 10 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा ना आपको, ये मेन नोट्स में ही नोट करने हैं आपको। ये रनिंग वाले ऑब्जेक्टिव है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस के फिर अलग है। पहला है जी क्वांटाइजेशन। कल बताया था चार्ज होता है क्यू बराबर है नहीं बेटा, बी कंजर्वेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यार चार्ज को ना उत्पन्न किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एडिटिव करता है। देखो जब क्वांटाइजेशन है तो एडिटिव भी है। मैं अगर बोलने लग जाता हूं कि बेटा ये 5 गुलाम है, यहाँ पर 10 गुलाम है, तो टोटल जो काउंट करोगे 15 ही तो होता है, तो एडिटिव तो होता है। चलिए इट इज डिपेंड ऑन मास। तो सवाल को पढ़ के बताओ क्या आंसर आना चाहिए। तो बच्चों आंसर आ गया, देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ये जमाना है नॉट इनकरेक्ट वाला आजकल, तो भैया ये मास पर डिपेंड नहीं करता, ये है। चलो बच्चों एक सवाल और है कि इफ ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इट मीन्स दैट। यदि कोई एक बॉडी बेटा पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है। ये एसएससी 2020 का है। चलिए देखो बेटा इसमें इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए, इट हैज गेन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया है। बी, इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन को खोया है यानी कि लूज किया है भाई। इट हैज गेन्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन को तो यार प्राप्त ना कर सकता ना ही ये खो सकता, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रखा है। इट हैज लॉस्ट प्रोटॉन। तो देखो बच्चों जब कल हमने बताया था ना, देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जैसे ये दो बॉडी है, एक ए है, ये दे दिया ये और ये दे दिया
बी। तो देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी पर जाने लग जाए, यानी कि ए पर इलेक्ट्रॉन होने लग जाए, कम होने लग जाए, और बी पर पहुंच जाए, तो भैया ये बॉडी जो होगी ये गेन कर लेगी पॉजिटिव चार्ज को। यानी जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो पॉजिटिव होती चली जाएगी, और जिस पर ये पहुंचेंगे वो निगेटिव चार्ज को प्राप्त करती चली जाएगी। अरे इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है तो इस पर निगेटिव कम होना शुरू हुआ ना। अगर बेटा निगेटिव कम हो रहा है इट मीन पॉजिटिव बढ़ रहा है ना, तो इस पे ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसका आंसर बोलो, इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। तो उत्तर आ जाएगा देखो हमारा बी। इतना हो जाएगा जी। चलो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। जैसे पेपर में तो 5 गुलाम दे रखा है, आप नॉर्मली 4 के लिए करो। सवाल ये पूछ रहा है कि 4 गुलाम के लिए फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 गुलाम, अरे 3-4 लाइनों की थ्योरी दे रखी है सवाल में, मैंने आपको शॉर्ट में ये लिखवा दिया बेटा। 4 गुलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो भाई यहां से हमने देखा कि देखो जी n बराबर में बेटा एक गुलाम में कितना सिखाया था कल, 6 पॉइंट इंटू 10 की पावर ये था। तो अगर हमें 4 गुलाम के लिए लिखना है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 गुणा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कर दें, तो यार ये हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 18। बताइए कर लोगे इसे? फटाफट लिखो। नेक्स्ट चले भाई, अगर इतना हो गया तो। नेक्स्ट बेटा चार्ज से रिलेटेड नेक्स्ट चलते हैं कूलम्ब्स लॉ पर। देखो कूलम्ब के 2 नियम हैं। कूलम्ब जी ने जो 2 नियम दिए बेटा, एक है पहला नियम यानी कि फर्स्ट लॉ। पहला नियम ये कहता है कि लाइक चार्जेस, हेलो,
जो लाइक चार्जेस होते हैं रिपेल ईच अदर, ये भाई इसका हिंदी में मतलब होता है कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। भाई ये लाइनें याद रहेंगी। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और बेटा जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। जैसे अगर हम लोग यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखें, अगर हम यहाँ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रखें, तो देखो ये एक दूसरे को करते हैं जी प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित यानी कि ये दूर भेजेंगे भैया एक दूसरे से। रिपेल करेंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर नेगेटिव चार्ज है, तो भैया ये एक दूसरे को कर लेते हैं अट्रैक्ट। ये कूलाम जी ने पहला नियम दिया था। नेक्स्ट है जी सेकंड लॉ। भैया मैंने किया बिल्कुल ये 0 से शुरू, बस पेपर जब होगा तब नंबर बढ़िया आने चाहिए। एक एक चीज बता रहा हूँ छोटी छोटी आप लोगों को, ये बच्चों वाली। सेकंड जो नियम है, जैसे बेटा यहां पर कोई भी दो चार्ज है, ये वैल्यू दे दिया जी Q1, ये वैल्यू दिया है यहां Q2। जो बीच की दूरी है ये दे दिया यहां पर D। तो दूसरा नियम ये है कि दोनों चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और जो ये बीच की दूरी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जी Q1 और Q2 अपॉन में D स्क्वायर, ये मिल जाता है। अब भैया यहां पर आता है कांस्टेंट के Q1 Q2 बाई और D स्क्वायर। तो K जो कांस्टेंट होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन D। अब देखो बच्चा, ये एप्सिलॉन का मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये सुना होगा आपने, जब आपको बेसिक बताऊंगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तब ये दोबारा फिर आएंगी चीजें। एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। जो एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों, ये होता है जी एयर या फ्री स्पेस परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर हो जाता है। फिर नेक्स्ट अगर एप्सिलॉन आर की बात करते हैं भाई, तो एप्सिलॉन आर बेटा कहलाता है यहां रिलेटिव परमिटिविटी, और एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए इसका मान आ जाता है 1। और याद रखना इसमें कोई यूनिट नहीं होती। अभी यहां पर बस कूलॉम का नियम इतना याद रखे, इसी से हमारा काम बन जाएगा। अभी कूलॉम्स फर्स्ट लॉ, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा नियम है
कि दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ चार्ज, यानी दोनों आवेश के गुणा के Q1 Q2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है देखो डी स्क्वायर, यानी कि दोनों के जो बीच की दूरी है ना उसके स्क्वायर के। अब जैसे के कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यानी कि इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट के नाम से भी जान लेते हैं, 1/4πε। ये एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चलेगा तब बताऊंगा रियल मतलब इनका क्या है, परमिटिविटी क्या होती है, परमेबिलिटी क्या होती है। ये किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड को इंड्यूस्ड कर सके, लेकिन अभी वहां तक हम लोग पहुंचे नहीं है। तो अभी हमारा बेसिक उद्देश्य परमिटिविटी सीखना नहीं है, बस कूलम्ब के नियम को देखना मात्र था। यहाँ फटाफट से लिखो, खत्म करो बेटा इसे। एटम कन्फिगरेशन, एटॉमिक कन्फिगरेशन जो आपको न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब लिखाए थे, क्लियर है। चार्ज क्लियर है। कूलम्ब का नियम लिखाया भी छोटा सा, वो याद है। चलो जी देखो, एक ही बस फॉर्मूला मैंने पढ़ाया अभी, Q बराबर NE/AD। दूसरा मैंने पढ़ाया Q बराबर NE, जिसमें मैंने बताया एक कूलम्ब के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अगर ये हो गया तो नेक्स्ट चलो बेटा। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट, यानी कि धारा। जो धारा है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कल भी मैंने बताया था, कई बार ऐसे ही जब पेपर बहुत आसान बनता है तो एमवी पूछ लेता है कि कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। स्केलर का मतलब था अदिश राशि, तो धारा भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये तो हिंदी वालों के लिए मैंने लिखा है मन समझाने के लिए, लेकिन इसे पढ़ के सिर्फ काम नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें और लिखानी पड़ेगी। देखो स्टूडेंट, मुझे आप ये बताइए कि जो आवेश होता है, आवेश को आप किस रूप में समझते हो। अभी तो नॉर्मली हमने पढ़ लिया कि चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जिम्मेदार था। अब चार्ज को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड रूप में समझते हैं। देखो, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ज होगा, इसमें आपको दो अलग अलग छोटी छोटी डेफिनेशन बताता हूं मैं, और आपको समझना है कि कब कौन सी डेफिनेशन वैलिड थी। क्या हम ये समझ सकते हैं कि हमने एक छोटी सी सेल ले ली, बैटरी, और हमने ना तो बेटा उसे चार्ज पे लगाया और ना ही हमने किसी लोड पर कनेक्ट किया। मैंने नॉर्मली कोई भी सेल थी निकाल के अपने हाथ में रख ली और मैंने कहा कि यार इसमें ना 5 कूलम्ब का चार्ज स्टोर है। शाम हो गई, यानी कि 10 घंटे के बाद मैंने कहा बच्चों ये बताओ इसमें कितना चार्ज स्टोर है। तो आपका आंसर होगा कि ना तो सर इसे हमने डिस्चार्ज किया है ना हमने चार्ज किया, तो जो सुबह था अभी भी वही है। तो जब किसी भी इक्विपमेंट, किसी भी सतह, किसी भी एक्सिलरी समय के साथ में चार्ज का मान चेंज ना होता हो, लंबे समय तक एक ही बना हुआ है, तो उसको हम लोग कहने लग गए टाइम इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ चार्ज। जैसे अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, टाइम इंडिपेंडेंट नेचर या टाइम इंडिपेंडेंट चार्ज, तो जो सुबह था एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने कहा ए, या चलो ए आपको कंफ्यूज करता हूं तो 5 कूलम्ब। मैंने कहीं पर भी इसमें ये तो नहीं कहा कि चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो भैया इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली में पॉइंट चार्ज। तो चार्ज का एक ऐसा नेचर होता है हमारे पास में जो सुबह हो शाम हो ये बदलने वाला नहीं है। यानी कि
इसे आप ये भी कह सकते हैं कि चार्ज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। भैया यार समय का कोई फंक्शन है ही नहीं बेचारा चार्ज, तो ये तो इंडिपेंडेंट है ये टाइम से। सुबह 7 बजे देखो, रात को 8 बजे देखो, 5 गुलाम है, मतलब 5 गुलाम ही है। लेकिन आप ये भी देखते होंगे कि अगर मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि बेटा ये बताओ, ये जो बैटरी है ना, ठीक है भाई, ये जो बैटरी है ना, ये चार्ज पे लगा रखी है, तो फिलहाल अगर इसमें 5 होगा, मैं कहूंगा 1 घंटे के बाद चार्ज बताओ, तो कुछ तो बढ़ेगा ही ना अगर चार्ज पे है। या मैं कहने लग जाऊं डिस्चार्ज हो रही है, जो मेरे माइक में बैटरी है ना वो डिस्चार्ज हो रही है समय के साथ, तो अभी जो चार्ज है, क्या ये चार्ज मैं क्लेम कर सकता हूं कि भाई 2 घंटे के बाद भी यही होगा? तो ये तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एक चार्ज का नेचर ऐसा होता है जो बेटा टाइम के साथ में बदलता है। तो एक होता है टाइम डिपेंडेंट चार्ज, ये यानी कि टाइम पर निर्भर करने वाला आवेश। अब यहां पर ये जरूर लिखते हैं कि जो चार्ज होता है बेटा, चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आप तुरंत कहोगे हाँ सर, टाइम के साथ साथ बदल रहा है तो इसका मतलब फंक्शन है। तो जो भी टाइम डिपेंडेंट चार्ज होता है उसको डिनोट किया जाता है कुछ इस रूप में, आप किताब में भी देखेंगे इसे, जैसे 5t², 2t। ये 5 और 2 तो भाई सवाल के हिसाब से बदल जाता है, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो देखो, तुम t का मान कुछ लगाओगे, 1 लगाओ तो वैल्यू कुछ और आएगा, 2 लगाओगे तो वैल्यू कुछ और आएगा। तो जब भी कभी क्यू फंक्शन ऑफ टाइम होता है तो बेटा ये कहलाता है टाइम डिपेंडेंट नेचर ऑफ ए चार्ज। तो मान लिया इस पे सवाल नहीं आता, ये है आपके नॉलेज के लिए। अब ये बताइए, कोई आपसे पूछे कि भाई पॉइंट 4 से क्या समझते हो, तो आप सीधे बोल सकते हो कि यार एक नेचर है चार्ज का तो समय के साथ नहीं बदलता। जैसे आपको कभी वैल्यू दी जाती है, तो कुछ सवालों में आपको वैल्यू दी जाती है Q इजिकल टू 10 कूलम, तो इट मीन्स ये टाइम इंडिपेंडेंट वैल्यू है, टाइम का कोई रोल ही नहीं है। कई बार आपको सवाल में Q इजिकल टू कुछ वैल्यू दी जाती है जो टाइम के साथ में बदलती है, तो वो कहलाता है जी टाइम डिपेंडेंट नेचर, यानी कि टाइम डिपेंडेंट चार्ज। ये दोनों कॉन्सेप्ट बताओ समझ पाए कि नहीं भाई? अब रियल में करंट की डेफिनेशन ओरिजिनली इन दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा बदल जाती है। जैसे कई बार आप पढ़ते होंगे फ्लो ऑफ चार्ज, कितने लोगों ने करंट की डेफिनेशन पढ़ी है? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। और कई बार आप किताब में इस चीज को डिफ्रेंशिएट करके नहीं रखते या अलग अलग समझाते नहीं है, और वो काम टीचर का है। कई बार आप किताब में ये पढ़ते होंगे द रेट, ये जरूरी, दर एट विच चार्ज फ्लो इज कॉल्ड करंट। तो एक बार आपको नॉर्मली दिया जाता है फ्लो ऑफ चार्ज, एक होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, रेट का मतलब होता है कि ये बात कर रहा है टाइम डिपेंडेंट चार्ज की, और जब ये नॉर्मली लिखता है फ्लो ऑफ चार्ज तो ये बात कर रहा है टाइम इंडिपेंडेंट चार्ज की। तो दोनों में छोटा छोटा ये डिफरेंस होता है। अरे दोनों प्रकार के चार्ज समझ आए? तो देखो, इसके लिए जब नॉर्मली हम लोग लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं भाई? फ्लो ऑफ चार्ज इन ए फ्लो ऑफ चार्ज को बेटा कई बार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, कई बार फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। मैंने पहले पेज पे बता दिया था कि करंट जो फ्लो करेगा कंडक्टर में वो केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही फ्लो करेगा। फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट
और दूसरा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in a conductor is called current. पहले मुझे ये बताओ बेटा, दोनों को समझ पाए? अगर टाइम डिपेंडेंट चार्ज की बात करें जैसे ये भाई, तो हम नॉर्मली कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और जब टाइम इंडिपेंडेंट है तो नॉर्मली हम लिख देते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। अब देखो, जब आप किताब पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो, तो दो अलग अलग फॉर्मूला पढ़ते हो। तो वो फॉर्मूला बताता हूं भाई बेटा। एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है भाई, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब इसमें देखो, ये टाइम इंडिपेंडेंट चार्ज के लिए डिफाइन होता है फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि देखो, हर समय पर चार्ज का वैल्यू सेम आता है, लेकिन वहीं पर दूसरा एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जिसे आप लिखते थे I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो बेटा यहां पर जो डी क्यू का मतलब है चेंज इन चार्ज विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब हो जाता है कि देखो जी, ये फॉर्मूला हमारा जो एक्यूरेट है, ये टाइम पर निर्भर करने वाले आवेश के लिए सही होगा, और ये वाला हमारा किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, दोनों को समझ पाए भाई? क्लियर है इतना मामला? चलो जी, इसको फटाफट से लिख लो। कोई स्टूडेंट अगर हिंदी वाला है तो पहले ये भी लिख सकता है। वैसे इतना कुछ मुश्किल चीजें मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग रिलेट कर भी पाओगे, समझ भी पाओगे। बाकी इंग्लिश में कोई दिक्कत होती तो तुरंत बता दो कि सर ये दिक्कत है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बच्चों इतना हो गया? चलो ये देखो, जैसे आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया I इज इक्वल टू, चाहे तो Q बाई टी लिखो या डी क्यू बाई डी टी लिखो। दोनों ही केस में Q का मतलब हो जाता है भाई कूलाम पर सेकेंड। तो ऐसा लिख दें, कूलाम पर सेकेंड इज इक्वल टू, करंट की यूनिट क्या आती है बेटा? एम्पियर आती है। अब कई बार हमें जो लगता है ना कि यार ये तो बहुत ही आसान चीज है, अब जब भी आप अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए तो इन चीजों को जगह जरूर देना, क्योंकि ये पेपर में टकराई है। एम्पियर बराबर क्या समझते हो, वोल्ट बराबर क्या होता है, इस तरह की चीजें। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है साहब। मैंने सबसे पहले ये दिया कि Q इज इक्वल टू 10 कूलाम है और T इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो I का मान बता दो। तो ये तो बहुत आसान हो गया। अब तुरंत कहेंगे कि सर देखो, I इज इक्वल टू Q बाई टी हमने पढ़ लिया, 10/2 हो गया जी, और ये हमें मिल गया 5 एम्पियर। भाई ये तो हो ही जाएगा ना, ये भी मुश्किल है। चलो जी नेक्स्ट देखो, एक सवाल अब क्या है कि Q इज इक्वल टू 2T क्यूब प्लस 4T स्क्वायर प्लस 2T है। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे समझ में आ गया कि चार्ज का जो नेचर है ना, वो टाइम डिपेंडेंट नेचर है। इसने कहा T बराबर में 2 मिली सेकेंड माइक्रो, या चलो कैलकुलेशन आसान लगे तो 2 सेकेंड पर I का मान बताइए। तो देखो भाई, ये मत कर देना कभी आप सोचो कि पहले T का मान यहां लगा के Q का मान निकाल दो, ये नहीं करना।
पहले क्या करना है, हमने कहा कि यार टाइम डिपेंडेंट के लिए तो एक सूत्र है, आई इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला, यह हुई ना बात, डी क्यू बाई डी टी। चलो जी, डी बाई डी टी, बच्चों क्यू का मान देख लो क्या है, 2t³ प्लस में 4t² प्लस में 2t, भाई ये रखा हमने। अच्छा, तो i इज इक्वल टू, पहले तो अवकलन करना है, और बच्चों अगर हम ये देखें कि d, जैसे याद है कुछ y बराबर में x की पावर n है, ठीक है, हमें इसके लिए डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि हमने कहा dy बाई dx, तो बेटा ये पावर नीचे लिखते हो और एक पावर को आप लोग घटा देते हो, डिफरेंशिएट करने का तरीका ये है ना, बस ठीक है। तो हमने इसको पहले देखा कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जी, तो ये बताओ 3 को पहले नीचे लाऊं, कितना हो गया 6t, 3 में से एक कम करूंगा पावर तो कितना हुआ बेटा स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 2 को नीचे लाऊंगा 8t, प्लस में t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा भाई, तो क्या लिख दिया हमने जी 2, डिफरेंशिएट करके तो आई का मान ये। अब ये हमें बताना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो भैया अब वैल्यू लगाओ इसमें, 6 गुणा 4 प्लस 8 गुणा 2 प्लस में 2, जी 6 चौक 24 हो गया, 8 दूनी 16 और 2 हो गया जी 18, 8 4 12, ये हो गया जी इतने एम्पियर। पहले ईमानदारी से ये बताओ कि अगर ये इस तरह का सवाल आता है तो कर लोगे कि नहीं, क्योंकि यार ये बहुत कॉमन है, इसे कोई भी तैयारी करे ना करे कोई भी करके आएगा। बढ़िया सवाल ये है, क्यू का मान एक फंक्शन दे टाइम का, अब ऐसा जरूरी नहीं कि 3 वाला दे दे, हो सकता है 1 वाला ही दे दे, थोड़ा आसान दे दे सवाल को, लेकिन इसका तरीका यही है। इतना ठीक है जी, चलो फटाफट से लिखो। आई ना पूछे तो क्या पूछेगा, हाँ तो फिर तो यार फिर तो मजबूरी है, फिर तो ऑप्शन है ही नहीं ना हमारे पास में, फिर तो करना वही है ना। आई पूछा है टाइम डिपेंडेंट नेचर के लिए, तभी ये फॉर्मूला है। चलो यहां तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बताओ, एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, Q इज इक्वल टू NEA D, तुम्हें लिखाया था ना डिस्प्लेसमेंट, कल यही तो एंड किया था इस फॉर्मूले के लगभग हमने। अच्छा जी, आज हमने फॉर्मूला देखा है I इज इक्वल टू Q बाई T, ये तो पढ़ा है। तो बेटा Q का वैल्यू हमने यहां रखा, NEA D बाई T, D डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अपॉन टाइम, कल क्या लिखाया था, प्रवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा था D बाई T यानी मीटर पर सेकेंड, तो I इज इक्वल टू NEA VD, ट्वेल्थ फिजिक्स में 3 पेज की डेरिवेशन है ये, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ आपको इंजीनियरिंग के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो भैया I इज इक्वल टू NEA VD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जी। अब देखो आपको इसी को लेकर आगे पूरा का पूरा डिस्कशन इसी पर आधारित है।
पहली बात तो ये भाई, इस पे न्यूमेरिकल आने का चांस बहुत कम है। ऐसे पेपर में अगर पेपर थोड़ा सा मुश्किल बनता है तो इस पे न्यूमेरिकल पूछेगा, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में इस पे फॉर्मूला आता है टिक लगाने को। वीडी का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब है चार्ज, ए का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। अब यहां पर आपको एक टर्म बताता हूं बेटा, एक होता है इलेक्ट्रिक, जिसको हमने इक्वेशन नंबर ए लिखना शुरू कर दिया जी। एक होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो आपको सही लगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये चीजें बहुत बारीकी से आती हैं। अब यहां हम लोगों ने लिखा ये, इसे डिनोट करते हैं ई से। तो भैया इसके ऊपर अगर ये तीर होता है ना, तो ये होती है वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके कुछ बेसिक फॉर्मूला मैं लिखता हूं। E इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है F बाई क्यू। अभी डेफिनेशन यहां नहीं लिखनी, डेफिनेशन आपको मैंने कहा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाऊंगा, तो डेफिनेशन वगैरह ना वहां आएगी। यहां हमारा काम है सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करना। E बराबर F बाई क्यू। एफ का मतलब होता है यार फोर्स, क्यू मतलब चार्ज। तो ये आ जाता है न्यूटन पर कूलम। एक होता है भैया E इज इक्वल टू V अपॉन एल लिखो या V अपॉन डी लिखो। अब शुरुआत से पूरे डिस्कशन में डी लेकर चले हैं, तो वही डी हमने यहां लिख दिया। V का मतलब होता है जी वोल्ट, डी मतलब मीटर। तो E इज इक्वल टू V बाई डी। ये हो गया जी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कहानी। बच्चों एक टर्म होता है जिसको लिखते हो मोबिलिटी, हिंदी में कहते हो इसे गतिशीलता। मोबिलिटी, एक्चुअली मोबिलिटी को आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन यहां भी हमें सीखना पड़ेगा। मोबिलिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से भागते हैं, हाउ फास्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो। अगर कहीं पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है वेग, वेग ज्यादा है तो मोबिलिटी ज्यादा आनी चाहिए, और वेग कम है तो मोबिलिटी कम आनी चाहिए। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी के साथ में भागते हैं, फ्लो करते हैं, वो दर्शाता है मोबिलिटी। जैसे आप लोग पढ़ोगे जर्मेनियम के लिए मोबिलिटी ज्यादा होती है, सिलिकॉन के लिए मोबिलिटी कम होती है। तो जर्मेनियम के लिए इलेक्ट्रॉन की 3800 होती है, सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन के लिए मात्र 1300 होती है। तो जर्मेनियम में कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। अरे भाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो कर जाए तो मतलब कंडक्टिविटी बढ़िया है, और जिसमें कम फ्लो करेंगे मतलब कंडक्टिविटी कम है। तो मोबिलिटी गतिशीलता का मतलब होता है कि इट डिनोट्स हाउ फास्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो। वैसे तो चार्ज फ्लो होता है, लेकिन हम कंडक्टर की बात करेंगे तो हमें केवल यहां इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है। यानी कि ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी के साथ भागता है, फ्लो करता है। बच्चों इसे दर्शाते हैं हम लोग म्यू से, ये मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिकल फील्ड। अपॉन में आ गया जी इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी कि वी डी अपॉन में ए। यूनिट भी पेपर में आ जाती है। तो देखो जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या लिखा है, मीटर पर सेकेंड। ई के लिए यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर। तो ये आ गया साहब वोल्ट
पर मीटर को भेज देंगे देखो ऊपर, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। अब ये बताओ जरा कि यहां से VD बराबर में म्यू इंटू ई लिख दें। बेटा ये VD है, ई को यहां भेज दिया तो म्यू इंटू ई हो गया कि नहीं। अब हमने छोटा सा एक काम कर दिया कि VD के इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर ए में रख दिया कि पुट द वैल्यू ऑफ VD इन इक्वेशन ए। तो भैया ये मिला हमें I इजकल टू NEA म्यू इंटू ई। ये ले लिया जी हमने। बताइए इक्वेशन आएगी, टिक लगा सकते हो। देखो ये ऐसी चीज है जो कम से कम आप 10 बार और सीखोगे कि म्यू यानी मोबाइलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कई बार आएगा। अब VD का मान म्यू इंटू ई, इसे ले आओ यहां पर, तो कर सकते हो कि I इक्वल टू NEA म्यू इंटू ई। चलो फटाफट से इसे लिखो भाई। देखो क्या हुआ है कि यहां तक करंट के बारे में जानकारी लेने के बाद जितने भी हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कम से कम 100 अलग अलग साइंटिस्ट की खोज है जो आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे होंगे, तो हर एक चीज के पीछे बेटा कुछ ना कुछ कारण है। और इलेक्ट्रिकल वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के हिसाब से चीज़ों को सीख रहे हो, किस खुशी के साथ चीज़ों को अपना रहे हो। हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा है, हर एक थ्योरी के पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा है। अब जरा इक्वेशन नंबर बी को आगे बढ़ाते हैं। बेटा ये बताओ मुझे, स्मॉल आई क्या लिया हमने? कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट, ठीक है। तो अब जरा इक्वेशन नंबर बी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। हमारे पास में ये कंडक्टर था जी, जिसमें बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है, प्रस्थ क्षेत्रफल। प्रस्थ क्षेत्रफल का मतलब ये होता है जैसे ये कोई कंडक्टर है बोतल ना, तो बेटा इसका ये चीज ना आपको दिख रही है देखो सामने से, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। और चाहे लंबाई समझ लो या फिर इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट, ये दे दिया जी डी। अब भैया बेचारे इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें फ्लो करेंगे, हमने इन्हीं के जो फ्लो को करंट कहना शुरू कर दिया जी। यहां तक तो पढ़ा ना आपने। लेकिन आपको एक चीज और क्लियर है कि आज तक दुनिया में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई कि बिना किसी बाहरी बल के किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर जाए। तो इसमें करंट फ्लो कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था तो जोड़नी पड़ेगी, जो कि हम लोग कल से बात कर रहे हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो हमने कहा कि भाई इस कंडक्टर पर एक सोर्स ऑफ ईएमएफ दिया है, सोर्स ऑफ ईएमएफ का मतलब क्या होता है भाई बच्चों? अरे मेरे नालायक बच्चों, ये जो बैटरी लगा रखी सारी, जैसे ये मोबाइल चल रहा है तो सोर्स ऑफ ईएमएफ बैटरी है, ये माइक चल रहा है तो सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब बैटरी है। जो चार्ज को या करंट को फ्लो करवा दे वो हमारे लिए सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है। तो भाई हमने यहां पर लगा दिया जिसमें ये बैटरी, और इसमें वोल्टेज दे दिया हमने V। तो जब तक ये नहीं होता तो कहां से आ जाता करंट? तो इक्वेशन नंबर बी से हमने थोड़ी सी आगे बात करी, I इजकल टू NEA म्यू इंटू ई।
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बी है। अब यहां पर लिखते हैं ओम्स लॉ। आगे तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको भी ये बता रहा हूं कि ओम जी ने कहीं हवा हवाई में कुछ चीजें नहीं लिखी। अब देखो बात क्या बनी। मुझे ये बताओ कि जो किसी एक कंडक्टर में, हम यही तो लिखते हैं कि भाई कोई कंडक्टर किसी मटेरियल का होगा, कॉपर का होगा, जर्मेनियम का ले लो, मतलब कुछ ना कुछ तो लोगे ही। जैसे तुम सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन लेते हो, जर्मेनियम लेते हो, यहाँ इलेक्ट्रिकल में आपने कहा एल्यूमिनियम होगा जी, कॉपर होगा, लोहा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो जो मोबाइलिटी है जनरली डिपेंड करती है मटेरियल पर। ये होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी। एक बार आपने ये कंडक्टर लगा दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बाद में तो नहीं हम लोग बदल सकते। तो हमने कहा जी देखो क्रॉस सेक्शन एरिया भी अब हम नहीं बदल सकते। भाई ट्रांसमिशन लाइन में कोई कंडक्टर खींच दिया तो जाके क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा ना बदलोगे उसका। ई, क्या ई का मान कभी बदला जा सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के अलावा? अच्छा जी, एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी पढ़ी है कि एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होने ही है जी, ये भी चेंज नहीं होगा। तो बच्चों यहां से हमने देखा कि I इज इक्वल टू एन ई ए म्यू वी इंटू डी था। ये सिखाया था ई का मान। तो हमने कहा कि देखो जी आई, ये एन ई ए म्यू इंटू डी जब ये कांस्टेंट है तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। क्या मिला भाई हमें? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब जो ये वी है दोस्त, ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, ये बाहर से कंडक्टर पर अप्लाई की गई वोल्टेज है। और ये रहा जी कंडक्टर यहां। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और भैया यही है जिसे लेकर आप परेशान होते हो, ओम्स लॉ। ओम साहब ने यही कहा कि कोई भी कंडक्टर यदि आप उस पर कोई वोल्टेज अप्लाई करते हो तो उस कंडक्टर पर या उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट और अप्लाइड वोल्टेज का रेशियो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आई अपॉन वी क्या है जी? कांस्टेंट है। यही बना ओरिजिन ओम के नियम का। तो बाद में तो हम लोग सीख रहे हैं सारी चीजें। कोई अगर आपसे पूछे, अभी ये 1 घंटे का टॉपिक होता ओम का नियम, मैंने कहा यहां हमारा काम है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। कोई आपसे पूछे कि ओम का नियम बताओ जी, तो किताबों में लिखा वी प्रोपोर्शनल टू आई, आई प्रोपोर्शनल टू वी, दोनों सही है। लेकिन किताब लिखने वाले ने एक गड़बड़ कर दिया, वो ये लिखना भूल गया कि वी का मतलब बाहर से दी गई वोल्टेज है या वी का मतलब कंडक्टर में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप है। तो अब हमें यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर है कि किसी भी कंडक्टर पर अप्लाइड वोल्टेज वी और उस करंट, इसमें फ्लो होने वाला करंट यानी आई क्या है? फ्लो होने वाला करंट। ये क्या है? अप्लाइड वोल्टेज। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आई अपॉन वी हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। इसलिए ओम जी ने कहा कि देखो ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम ऐसे ही थोड़ा ना दे दी कुछ भी हवा भाई, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो डिस्कवरी की, रेजिस्टेंस की बेसिक प्रॉपर्टी वो बताई थी ओम जी ने। ओम जी ने कहा कि देखो किसी भी कंडक्टर में, यानी जैसे ये रेजिस्टेंस है बच्चों, आई अपॉन वी अगर कांस्टेंट है तो इसको आप लिखने लगे जी, अभी बताऊंगा, ये होता था कंडक्टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हो चालकता हो, ये होगा जी कांस्टेंट। इसी प्रकार अगर जी कांस्टेंट है तो आर भी क्या होता है जी? आर भी भैया हो जाएगा जी कांस्टेंट।
इसको बोलते हो आप रेजिस्टेंस। तो जी और आर हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये हमेशा कांस्टेंट है। क्यों? अगर कांस्टेंट इसलिए एक पर्टिकुलरली 5 मीटर और कितने मीटर, या आपने कहा जी 1 मीटर स्क्वायर तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, 2 मीटर लंबाई है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि रेजिस्टेंस का मान समय के साथ बदल जाए। जो आएगा रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की डिस्कवरी का क्रेडिट या इनके डेफिनेशन का क्रेडिट दिया जाता है ओम जी को। चलो जी इसको लिखो भाई, ये हो गया था। तो जो ओरिजिन है ना, ओम के नियम की जो जड़ है, जहां से उत्पत्ति हुई, आई इज कल टू एन ई ए म्यू इन टू ई, ये हमने लिखा जी। आई इज कल टू ई का मान क्या लिखा? वी अपॉन डी। तो क्या लिखा? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। दोबारा फिर आएगी इसकी बाहर ओम के नियम की। भैया अब करंट की बात की है तो रजिस्टिविटी तो सीखना पड़ेगा। इसको कई बार बेटा हम ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिख देते हैं। रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, ये बोलते हैं भाई बच्चों से। देखो रजिस्टिविटी का एनालिसिस इसलिए जरूरत पड़ेगी यार हमें आगे भी, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, सारी चीजें हमारी करंट से ही रिलेट करती हुई चलेंगी भाई। देखो यार बच्चों, हमें एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जितनी भी ये मटेरियल है ना, पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ा करते थे, टेंशन ना लो, पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी मैं तुम्हें, वो तो केमिस्ट्री की टेंशन है। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप एस पी डी एफ अलग अलग ब्लॉक बांटा करते थे, तो आप लोग ये पढ़ा करते थे कि हाँ जी जो एस ब्लॉक है उसमें हाइड्रोजन को छोड़ के सारे मेटल रखे हैं। याद है कुछ? नहीं याद है तो थोड़ा सा बता दूं मैं। हमारे पास एक इंसुलेटर होता है, एक हमारे पास कंडक्टर होते हैं, और एक हमारे पास सेमी कंडक्टर होते हैं। अब हमारे पास अलग अलग कंडक्टर है, तो हम यहाँ पर अपने सिलेबस में बेटा सेमी कंडक्टर को भी हटा देते हैं और इंसुलेटर को भी। अब हमारे पास में सिर्फ कंडक्टर है। तो हमारे पास जो फेमस कंडक्टर है आपने पढ़े होंगे जी, सिल्वर सबसे बढ़िया है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर आप पढ़ते हो, आयरन यानी लोहे को आप लोग पढ़ लेते हो, एल्युमिनियम को आप पढ़ते हो, ब्रास पीतल को आप लोग पढ़ते हो। तो ये बहुत ही फेमस हमारे पास कंडक्टर है। लेकिन आप साथ ही साथ ये भी पढ़ते होंगे कि सर इनकी सबकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन या संरचना तो बड़ी अलग अलग होती है, सबके एटॉमिक नंबर अलग है। एल्युमिनियम का पढ़ोगे तो 13 है, कॉपर पढ़ोगे तो 29 है, सबका अलग अलग है ना। तो जब इनकी बनावट यानी कि एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग पदार्थ की अलग अलग है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये पदार्थ करंट के लिए या इन पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होगा वो भी अलग अलग होगा। यानी कि कोई पदार्थ ऐसे होंगे जो करंट को आसानी से फ्लो करवा देंगे बहुत अच्छे क्वांटिटी में, कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा सा कम फ्लो करवाएंगे। तो देखो रजिस्टिविटी सीधे सीधे मतलब होता है यार करंट से। हमने कहा कि देखो जी ये किसी भी मटेरियल की एक ऐसी विशेषता को दर्शाता है जो करंट के फ्लो होने का अपोज करेगा। अब इसी से टोटली आप रिलेट किया करते थे जी रेजिस्टेंस को। क्यों? किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा तो भैया डेफिनेटली रेजिस्टेंस ज्यादा बनेगा। तो हमने रेजिस्टिविटी लिखना शुरू किया कि भाई रेजिस्टिविटी ये है क्या? ये एक प्रॉपर्टी है जी मटेरियल की। अब ये सबकी मटेरियल की अलग अलग होगी। आप देखोगे जी कॉपर तो आप कहोगे जी कम है, एल्यूमिनियम जी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। तो ये अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। तो हम लोगों ने नॉर्मली लिखा कि प्रॉपर्टी ऑफ ए material to oppose the flow of current
इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। भाई बताना बच्चों, ये समझ में आ गया इतना? यानी कि करंट के बहने का अपोज करने वाली जो किसी पदार्थ की विशेषता है ना, वो क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता कहलाती है। इसे हम लोग डिनोट करते हैं रो से, और इसकी यूनिट हम लोग लिखते हैं जी ओम मीटर। आगे बताऊंगा। अभी इसकी एक और डेफिनेशन है जो रेजिस्टेंस के टाइम पर काम आएगी, अभी केवल आप करंट के लिए पढ़ोगे। अब इसी का जस्ट अपोजिट एक और आप पढ़ते हो जी, कंडक्टिविटी, जिसे आप नॉर्मली बोलते हो चालकता। बच्चों एक बात बताओ, अगर रजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। भाई अपोज अगर कम कर रहा है तो इसका मतलब ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए। तो कंडक्टिविटी जो होती है, इसे हम लोगों ने लिख दिया जी प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल which provide easy path to the flow of current is called conductivity। कुल मिला के यार हमने कहा कि ये रजिस्टिविटी का अपोजिट है जी। और बेटा इसे हमने डिनोट करना शुरू कर दिया सिग्मा से। आपको वैसे नॉर्मली याद रखना है तो मैं लिख देता हूं अपोजिट टू द रजिस्टिविटी, कि भाई ये अपोजिट है टोटली रजिस्टिविटी के। तो भैया सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। अब इसकी यूनिट बहुत है और पेपर में आती है, देखो इसकी यूनिट। चलो भाइयों देखो यूनिट क्या क्या है। 1/ओम मीटर। अरे ठीक है भाई, भाई आप ये करोगे तो भी ठीक है। क्या हम इसे ये लिख सकते हैं 1/ओम को मोह? तो भी ठीक है। मोह को हम लोग लिखते हैं जी सेमन पर मीटर, ये भी ठीक है। क्या मीटर को ऊपर ले जाकर मीटर इनवर्स कर दें? अब लिखने को तो यार ये भी लिखा जा सकता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मैंने कहा ना भाई पेपर में देख लेना क्या दिया है। लिखने को तो बच्चों ये मोहो मीटर इनवर्स। तो इसमें यार लिखने का तरीका देखना कि एग्जामिनर ने किस वे में यूनिट इसमें दी है, लेकिन यूनिट पेपर में आई है। तो रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी का मतलब है करंट के बहने का अपोज करने की विशेषता। कंडक्टिविटी का मतलब है आसान मार्ग देना। जनरली इससे यार कंडक्टेंस बना लेंगे और इससे भैया रेजिस्टेंस बना लेंगे। हाँ जी, लिख लिया यहां तक? अब सिलेबस में तो केवल ये लिख के छोड़ दिया कि करंट, अब ये देख लो तब से करंट ही चल रहा है। और करंट सिर्फ ये भी था कि I = Q/T, करंट ये भी है। इसने लिखा हुआ सिलेबस में बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन कम से कम 5 दिन का टॉपिक है, कम से कम 12-15 घंटे का। अब सिलेबस लिखना अलग होता है, पढ़ाना अलग होता है। मशीन तो कम से कम 150-200 घंटे की यात्रा है भाई। अब आ जाइए करंट डेंसिटी, जिसे बच्चों आप लिखते हो
धारा घनत्व। देखो इंटरेस्टिंग चीज, ये बताओ चार्ज कैसे यूनिट है? स्केलर अदिश राशि यार भाई। करंट स्केलर है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज यही है कि ये स्केलर नहीं है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर, वेक्टर को हिंदी में कहते हैं भाई बच्चों सदिश, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट फ्लो फ्रॉम पर यूनिट एरिया is called current density। प्रति इकाई क्षेत्रफल से बहने वाला जो करंट है उसको कहते हैं हम लोग करंट डेंसिटी। नॉर्मली यार भाई, जैसे मैं कहूं कि आप लोग घनत्व जब निकालते हो तो क्षेत्रफल से डिवाइड करते हो, यही तो है नॉर्मली कि भाई एरिया, जैसे हम फ्लक्स डेंसिटी, यहां तो करंट डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी निकालोगे तो क्या कहोगे? फ्लक्स बटे एरिया। चार्ज डेंसिटी निकालोगे तो चार्ज बटे एरिया। तो करंट डेंसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है भाई बेटा, जिसको हम डिनोट करते हैं जे से। जे, अब ये एरो का मतलब हो गया जी वेक्टर, बराबर में आई अपॉन ए। यानी अगर थ्योरी लिखनी भी है भैया तो करंट अपॉन एरिया लिख लो यार। चलो भाई बच्चों, आई का मान बताना शुरू करो जरा, क्या क्या चीजें हैं जो पेपर में फंस जाती है। आई का मान इक्वेशन नंबर ए लिखा होगा हमने पुराना, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ये वाला। आई इज इक्वल टू एन ई वी डी ना। तो जे बराबर में आई का मान है जी एन ई ए वी डी बाई ए। चलो इसकी यूनिट भी बता दो बच्चों, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दे हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहां ए से कैंसिल हो गया तो जे बराबर में एन ई वी डी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये मत सोचना कि एरिया तो कट गया फिर मीटर स्क्वायर, ओरिजिनल यूनिट तो यही है ना। तो जे बराबर एन ई ए से ए कैंसिल, वी डी मिल गया। अब वी डी का मान क्या लगाया था आपने यार बच्चों? वी डी का जो मान था म्यू इंटू ई नहीं पढ़ाया? वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, ये तो सिखाया है। तो एन ई म्यू इंटू ई। अब मुझे छोटा सा एक बात बताओ कि किसी मटेरियल में आपने जो रजिस्टिविटी आज तक पढ़ी होगी या कंडक्टिविटी, कभी आपने ये देखा कि ये कभी बदलती है? लंबाई, चौड़ाई, इन सब के साथ रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी कभी नहीं बदलती। जैसे आपने सिर्फ ये पढ़ा होगा कॉपर की रजिस्टिविटी बताओ, एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी लिखो, सिल्वर की लिखो, कंडक्टिविटी लिखो, तो ये बेटा होती है कांस्टेंट नंबर, ये कभी चेंज नहीं होता। तो जे बराबर में यहां पर एन ई ए म्यू, एन ई म्यू ये डिनोट करता है जनरली कंडक्टिविटी को।
ये डिनोट करता है जी कंडक्टिविटी को। तो बच्चों या तो इसे आप ये लिख सकते हो कि J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और यहां एक कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया जिसे लिखा हमने सिग्मा E, क्योंकि सिग्मा होता है भैया कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होता। तो J बराबर में सिग्मा E, भैया ये कहलाता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्यों भैया? क्योंकि J क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, E क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ओम का नियम में वेक्टर फॉर्म के लिए भैया आता है, देखो ये J बराबर सिग्मा E, लिखो जी और खत्म करो इसे। अरे भाई इतना हो गया? चलो, तो यहां आपका करंट और करंट डेंसिटी अब हुआ है जी समाप्त। अब देखो भाई, जो चीजें अभी तक हम लोगों ने सीखी हैं, भाई बच्चों Q बराबर यानी हमने सीखा है Q इजिकल टू, अगर हम देखें तो IT भी हमने सीख लिया, फिर I इजिकल टू Q बाई T, यही था। तो NE इजिकल टू I इंटू T से भी बात बन सकती है, दोनों बराबर है ना। तो N बराबर में IT बाई E। बेटा यहां से भी सवाल आता है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वैसे तो ये दोनों चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, लेकिन पेपर में N का मान पूछा जा सकता है, इसे भी लिखो। फिर करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव। तो करंट, करंट डेंसिटी, जितना भी हमारा कंडक्टर का बेसिक नेचर है, ये हमने पढ़ लिया पूरा। अब देखो सवाल कितना मुश्किल आ रखा है ये। सवाल है कि व्हाट इज द relation between current, charge and time. I is equal to Q into T, I is equal to Q by T, I is equal to V into T,
Q बराबर में I इंटू वी। देखो इतना मुश्किल सवाल है ये 2018 में आया। क्या करूँ बताओ इस पर? यही है। अब देखो इससे भी और मुश्किल भी आया होगा। ये RRB जेई 2019 का सवाल है भाई। मैं ये साथ के साथ ही करा दूंगा, कभी तुम्हें ये फील हो कि भाई वो हमने ज़्यादा आसान पढ़ लिया। सवाल है, आई का मान है 2.5 एम्पियर। इसमें पूछा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ए वायर इन 1 सेकेंड। इसका ऑप्शन नहीं देता, वैसे ही करो। इसमें आपको n का मान बताना है, 1 सेकेंड में इतने करंट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अबे नालायक को, इतना मुश्किल थोड़ा ही है। अब 1-2 दिन बहुत होता है फॉर्म में आने के लिए बस। सर ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा फिर बाद में। अबे मैंने भी नहीं किया ब्रेकफास्ट, टेंशन ना ले यार। दो इतनी जल्दी कौन सा हमारे घर में बन जाता है भाई। आई का मान है 2.5, टी का मान है 1 सेकेंड, तो आपको इलेक्ट्रॉन बताने कितने होंगे। अभी तो बताया था मैंने, एन बराबर में आई टी, ये कर दो। आई का मान कितना है जी 2.5, टी का मान, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻। चलो सॉल्व करके बताओ। टू पॉइंट फाइव को 1.6 से डिवाइड करके कितना आ गया भाई? है कितना? अबे 10 की घात 19 से लिख देंगे ना, क्या दिक्कत आ गई। लो 2 के आसपास आ जाएगा, 1.5 इसके कम ही आएगा। 1.4 के आसपास लिख दे। 1. ये ठीक है, यही लिख लो। 2.5 डिवाइड बाई यही तो करना था। इसे 1.5 हो जाते, इससे थोड़ा कम ही रखो। हाँ ठीक है। हो जाएगा ये। चलो अब नेक्स्ट करवाता हूँ आपको। ये इसरो टेक में पूछा गया था बच्चों 2020 में। तो आई का मान दे दिया बेटा 6 एम्पियर। क्यू का मान पूछ रहा है जी, और टी का मान पूछ रहा है, ये दे दिया जी 10 मिनट। और क्यू का मान कूलाम में बताओ, करो फटाफट से। इतने ही लेवल के सवाल है इसमें, और कुछ नहीं है भाई। क्यू बराबर क्या सिखाया तुम्हें?
आई का मान कितना है 6, 10 गुणा, यही तो करोगे। देखो जी ये आ गया आंसर, यही आया भाई। बस ये छोटा सा सवाल है। कूलाम में जब लिखते हैं ना तो ये टी का मान सेकंड में कर लो बस, और कुछ नहीं करना। तो ये हमारा जो करंट और करंट डेंसिटी, इसके जो भी बेसिक सवाल है पी वाई क्यू, ये कर दिए हमने खत्म। इतना ही रखते हैं आज, कल करवाएंगे आपको वोल्टेज, पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें। रजिस्टेंस सबसे बाद में करेंगे, जो सबसे बड़ा टॉपिक है इसमें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये लगभग हमारा 5-6 दिन का चैप्टर है पूरा का पूरा, लेकिन सिलेबस का हिस्सा है। कुछ ऐसी चीज़ें छोटी मोटी यार जो नॉलेज के लिए तुम्हें सिखानी पड़ेगी, नहीं तो हम मशीन, पावर, मेजरमेंट कहीं ना कहीं फंसेंगे फिर जाके।